सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुष्का, अ फोर्थ ईयर लॉ स्टूडेंट। एंड आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो क्लेट 2026 देने वाले हैं। तो अगर आपने क्लेट का सिलेबस देखा है, जो कि आपने देख ही लिया होगा ऑब्वियसली, तो उसमें आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा लीगल रीजनिंग का। अब लीगल रीजनिंग में हमसे एक चीज पूछी जाती है, वो है लीगल मैग्जिम्स। और वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी 10th या 12th पास की है, उन्हें क्या ही पता होगा कि लीगल मैग्जिम्स क्या होते हैं। लेकिन वो इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि वो क्लेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम में भी काफी बार स्टूडेंट्स ने डीएम सर के मुझसे पूछा है कि मैम, हमें समझ में ही नहीं आता कि हम क्लेट के लिए लीगल मैग्जिम्स कैसे पढ़ें, क्योंकि ना तो हमें वो वर्ड्स याद रहते हैं, ना उनकी मीनिंग्स याद रहती है। ऑब्वियसली जब वर्ड्स याद नहीं रहते तो मीनिंग्स भी तो कहाँ से याद रहेगी, क्योंकि वो लैटिन टर्म्स होते हैं, इसलिए उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है, इसलिए हमें इतनी आसानी से याद नहीं होती। तो वो तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन उनकी मीनिंग्स जो है वो आप उनको एग्जाम्पल सेट करके अगर याद करोगे ना, तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे मैग्जिम्स डिस्कस करूंगी जो पहले भी क्लेट में पूछे जा चुके हैं और अभी भी इनके चांसेस है कि वो पूछी जा सकते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर आप लीगल मैग्जिम्स को एग्जांपल्स के साथ पढ़ते हो ना, तो वो आपको याद रहेंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। तो इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट लीगल मैग्जिम्स को आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी। आप उन्हें नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। वैसे अगर आप ये वीडियो अच्छे से एक दो बार देख लोगे ना, तो आपको वैसे भी याद हो जाएगी। मैं इतने अच्छे एग्जांपल्स देके आपको सब समझाऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वीडियो को देख के सिर्फ छोड़ मत देना, सारे लीगल मैग्जिम्स को नोट कर लेना, उसको बार बार रिवाइज करना, जिससे आपको एग्जाम टाइम पे भी ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट मैग्जिम है अब इनिशियो, जिसका मीनिंग है फ्रॉम द बिगनिंग। तो अगर आपने अभी तक थोड़ी बहुत भी क्लैट के बारे में पढ़ाई की होगी, तो आपने कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अब इनिशियो। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही वॉइड है। अब अगर इसको हम एग्जांपल से समझे तो मैं ऐसे समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किसी माइनर के साथ होता है, तो वो माइनर के साथ हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है स्टार्टिंग से ही। मतलब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को लीगली इन्फोर्सेबल नहीं करा सकते। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ हुआ है, तो उसको हम कहेंगे दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अब इनिशियो। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शुरुआत से ही वॉइड है। नाउ सेकंड इज बोनाफाइड, जिसका मीनिंग है इन गुड फेथ। मतलब अगर कोई अच्छे फेथ में, कोई गुड फेथ में कोई काम करता है, तो उसको हम कहते हैं बोनाफाइड। अब अगर हम इसको एग्जांपल से समझें, तो देखो, आपने किसी से फोन लिया, आपने किसी से फोन खरीदा। अब आपको नहीं पता कि उसने आपको जो फोन बेचा है वो फोन चोरी का है। आपने उसको गुड फेथ में खरीदा, आपको क्योंकि नहीं पता था कि फोन चोरी का है, तो आपके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं कर सकता कि आपने ये जो फोन खरीदा है वो चोरी का है, क्योंकि वो आपने गुड फेथ में खरीदा था। आपको नहीं पता था कि फोन चोरी का है, तो आपके खिलाफ कोई केस फाइल नहीं किया जा सकता। तो इसको कहते हैं बोनाफाइड, मतलब इन गुड फेथ। और इसी का अपोजिट एक मैग्जिम है मेलाफाइड, जिसका मीनिंग है इन बैड फेथ। मतलब अगर कोई बैड फेथ में, कोई बुरे फेथ में कोई काम करता है। अब ये जो दो मैग्जिम्स है, ये आपको साथ में पढ़ने हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें साथ में पढ़ोगे तो ये आपको याद रहेंगे और भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि दोनों काफी हद तक सिमिलर है। तो पहला है इंजुरी साइन डेमनम और दूसरा है डेमनम साइन इंजुरी। ये दोनों ही टॉर्ट लॉ के बहुत ही फेमस लैटिन मैग्जिम्स है, और इन्हें आपको याद जरूर करना है, क्योंकि काफी पॉसिबिलिटीज होती है कि ये दोनों में से कोई एक मैग्जिम तो जरूर पूछा जाएगा। इंजुरी साइन डेमनम का मीनिंग है वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट विदाउट एक्चुअल लॉस। अब अगर हम इसको एग्जांपल से समझे, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आप वोट देने जाते हो। अब वोट देना आपका एक लीगल राइट है, आपको वहां पर वोट देने से रोक दिया जाता है, लेकिन जिस पार्टी को भी आपको वोट देना है वो पार्टी जीत जाती है। तो यहाँ पर आपकी लीगल राइट का वायलेशन हुआ, क्योंकि आपको वोट देने से रोका गया, लेकिन आपको कोई डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि जिस भी पार्टी को आप वोट देना चाहते थे वो पार्टी जीत गई। तो इसको हम कहेंगे इंजुरी साइन डेमनम। और जो दूसरा है डेमनम साइन इंजुरी, इसका मीनिंग है डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। मतलब आपको डैमेज तो हुआ, लेकिन आपकी कोई लीगल इंजरी नहीं हुई। अब इसका जो एग्जांपल है वो ये है कि सपोज कीजिए कि कोई मार्केट है, वहाँ पे आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है। अब आपके ही कंपटीशन में कोई आपका दूसरा कॉम्पिटिटर आता है और सेम चीज का बिजनेस वहाँ पे खोलता है। अब जो कस्टमर्स आपके हैं वो सामने वाले के बिजनेस में, सामने वाले की शॉप में जाने लगते हैं। इससे आपको क्या हुआ, डैमेज हुआ, लेकिन आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ, क्योंकि जो सामने वाले ने अपना बिजनेस खोला, उसका भी लीगल राइट है कि वो वहाँ पे बिजनेस खोल सकता है। यहाँ पर आपका कोई लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि आपके जो कस्टमर्स हैं वो उसकी शॉप में, उसके बिजनेस में जाने लगे, तो ये आपका एक डैमेज हो गया। तो इसको हम कहेंगे डेमनम साइन इंजुरी। नाउ नेक्स्ट इज हेबियस कॉर्पस। ये एक टाइप की रिट भी है जो कोर्ट द्वारा जारी की जाती है, जिसका मीनिंग है प्रोड्यूस द पर्सन। देखो, जब कोई पुलिस अथॉरिटी किसी व्यक्ति को इलीगली अरेस्ट कर लेती है, उसकी रिलीज डेट हो जाने के बाद भी उसको रिलीज नहीं करती, तो जो वो व्यक्ति है उसकी फैमिली कोर्ट के पास जाकर हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर सकती है। इसके बाद जो कोर्ट है वो उस पुलिस अथॉरिटी को ऑर्डर देता है कि जो उसने इलीगली अरेस्ट करके रखा है व्यक्ति को, उसे जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए और कोर्ट के सामने लाया जाए।
नाउ नेक्स्ट इज क्विड प्रो को, विच मीन्स गिव एंड टेक और समथिंग फॉर समथिंग। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स। ये जो प्रिंसिपल है इसका यूज मेनली कॉन्ट्रैक्ट लॉ में किया जाता है। मतलब अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होते हो, तो अगर आप उस व्यक्ति से कुछ ले रहे हो तो बदले में आपको भी उसे कुछ देना पड़ेगा, तभी वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज अल्ट्रा वायरस, विच मीन्स बियॉन्ड द पावर्स। मतलब अगर कोई व्यक्ति या कोई अथॉरिटी अपनी पावर से परे कोई काम करता है तो उसको माना जाएगा अल्ट्रा वायरस। इसको मैं एग्जांपल समझते हैं कि सपोज कीजिए एक कंपनी है। अब कंपनी का एक मेमोरेंडम होता है जिसमें उसकी सारी पावर्स वगैरह सब लिखी रहती है कि वो जो कंपनी है इस पावर से बढ़ के कोई काम नहीं करेगी। लेकिन अगर वो ऐसा काम कर देती है जो कि उसकी मेमोरेंडम में मेंशन नहीं है, तो वो माना जाएगा अल्ट्रा वायरस। और उस कंपनी का ऐसा कोई काम जिसकी पावर से परे है अल्ट्रा वायरस से, उसको वर्ड माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज इंटर वाइवोस, विच मीन्स बिटवीन द लिविंग। ये प्रिंसिपल मेनली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है कि जो ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी का वो इंटर वाइवोस होता है, मतलब कि दो लिविंग पर्सन के बीच में होता है। अगर कोई ऐसा ट्रांसफर होता है जो किसी ऐसे इंसान के बीच में होता है जो जीवित नहीं है, तो वो ट्रांसफर वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इस प्रिंसिपल को मेनली टीपी में यूज किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, कि जो ट्रांसफर होता है, जो वैलिड ट्रांसफर होता है वो इंटर वाइवोस होता है, मतलब कि बिटवीन द लिविंग, दो लिविंग पर्सन के बीच में होता है। Now next is ex parte, which means decision in absence of one party। देखो अगर कोई केस है जो दो पार्टियों के बीच में चल रहा है, अब जिस दिन उस केस की हियरिंग होती है तो एक पार्टी अब्सेंट होती है, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस या सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि कोर्ट को जो है उस केस में जजमेंट देना होता है, तो वो जो जजमेंट दिया जाता है एक पार्टी की अब्सेंस में, वो होता है एक्स पार्टी डिसीजन। ये मेनली इमरजेंसी के टाइम में ही यूज किया जाता है। Now next is nemo judex in causa sua, which means no one should be a judge in their own case। मतलब अगर किसी व्यक्ति का कोई केस है जो कोर्ट में चल रहा है, तो उस खुद के केस में वह खुद ही मतलब स्वयं जज नहीं हो सकता, या उसका कोई ब्रदर, उसके अंकल या फादर जो उसका खुद का केस चल रहा है उसमें वो जज नहीं हो सकते। अब अगला है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरी, विच मीन्स टू अ विलिंग पर्सन नो इंजुरी इज डन। इसका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। देखो आपको क्रिकेट का शौक है और आप क्रिकेट देखने के लिए स्टेडियम में जाते हो। अब आप अपनी इच्छा से क्रिकेट देखने के लिए स्टेडियम में जाते हो, किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं। आपको पता है कि अगर मैं वहां पर क्रिकेट देखने जा रहा हूँ तो मुझे बॉल या कुछ भी वहां पे लग सकती है। और अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है, आप वहां पर स्टेडियम में गए और क्रिकेट खेलते टाइम पे आपको जो बॉल है वो लग गई, तो फिर आप स्टेडियम वालों के खिलाफ कोई केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस स्टेडियम में अपनी इच्छा से रहे थे। ये मैग्जिम टॉर्ट लॉ का बहुत ही गोल्डन प्रिंसिपल है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लीगल मैग्जिम जो क्लैट 2026 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप इन्हें अच्छे से नोट कर लेना, 2-3 बार ये वीडियो देख लेना, आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएंगे, और आप इन्हें नोट कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, तो आपको भूलेंगे भी नहीं। अब अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना पार्ट 2, और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट मैग्जिम्स रह गए हैं मैं उस वीडियो में कवर कर दूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कमेंट और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए पढ़ो स्मार्टली और सोचो लीगली। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।